तो जय हिंद साथियों। और आप लोग मंथली करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पे मंथली वीडियोस अब मैं आपको हाफ मंथ का बना करके दूंगा, 15-15 दिनों का। तो ये रहा फरवरी के पहले 15 दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके सामने। आप इसको लगाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन कीजिए ताकि 15 दिन का आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए फिर क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्या है प्रश्न कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय ये कहां पर शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तो याद रखेंगे प्रश्न क्या है, यही प्रश्न है कि भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय ये कहां पर शुरू किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वहां पर यह शुरू होगा। मतलब यहाँ पे जो भी कामकाज होगा, जो भी पढ़ाई होगी, उन सब में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो मेरठ याद रखना, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अब इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा हंसजा शर्मा, इनका नाम है। तो हंसजा शर्मा का नाम याद रखेंगे। अभी ये भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बन गई है जिन्होंने रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। ये हंसजा शर्मा कहाँ से बिलोंग करती है? जम्मू से बिलोंग करती है। और ये रुद्र हेलीकॉप्टर की अगर बात कर ले, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है, ये भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है, और इसी ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है और इसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। कौन? हंसजा शर्मा बन गई है। अब रैंकिंग इंडेक्स में जो ये प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में टॉप पर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका इसमें टॉप पर है। याद रखना कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, जिसको जारी किया ब्रांड फिनेंस ने। मतलब ये जो इंडेक्स है ना, किसी देश के प्रभाव को उसके बल की बजाय उसके आकर्षण के हिसाब से मापता है। मतलब उस देश के सैन्य बल उसमें कितना है ये नहीं देखा जाता है इसमें। इसमें देखते हैं उस देश की संस्कृति, प्रतिष्ठा और उसके मूल्यों के माध्यम से दूसरे देशों को वो राजी कर पाता है, नहीं कर पाता। भाई सैन्य के हिसाब से तो वो दबाएगा, जैसे अमेरिका है, सैन्य के हिसाब से वो दूसरों को दबाता है, सैन्य ताकत के हिसाब से दबाता है। तो वहां पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात कर रही है उस देश की संस्कृति की, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मूल्यों के माध्यम से वो दूसरे देशों को किस तरह से राजी कर सकता है, किस तरह से आकर्षित करता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्ट पावर। तो इस मामले में भी देखेंगे तो भी नंबर 1 पे अमेरिका ही शो हो रहा है। इसका स्कोर है 100 में से 75, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, फिर ब्रिटेन और भारत 32 नंबर पर है। भारत की अगर देखेंगे पिछले बार की अपेक्षा 2 रैंकों की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है और भारत 32 नंबर पर है। स्कोर आप देखोगे तो 48 है भारत का स्कोर। अब इस प्रश्न में जो पोर्टल की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पोर्टल है, क्या नाम है उसका? पैमाना उसका नाम है, पैमाना पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस पैमाना पोर्टल को लॉन्च किया है। और फुल फॉर्म भी होती है इसकी, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक फॉर नेशन बिल्डिंग। क्या हो गया, इस पोर्टल का मतलब क्या है, ये क्या काम करेगा? तो इन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जितने भी बुनियादी ढांचा, जो भी परियोजनाएं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सड़क बनाना है, रेल बिछानी है, बिजली का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, अगर वो प्रोजेक्ट 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसकी ऑनलाइन निगरानी करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या? इससे प्रोजेक्ट की देरी को रोका जाएगा, मतलब लंबा खिंच जाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रियल टाइम डेटा के द्वारा तेजी से निर्णय लेने में आसानी होगी। तो इन सब के लिए ये अभी पोर्टल लॉन्च किया गया है। लेकिन ये अमाउंट याद रखना, 150 करोड़ रुपए से अदा के वो प्रोजेक्ट होने चाहिए। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। फिर अगला देखो कि भारत ने 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में शामिल करने के लिए अभी नामांकन जमा किया है। तो कहाँ पर है ये लिविंग रूट ब्रिज? आप सभी जानते हो मेघालय इसका उत्तर हो जाएगा। तो भारत ने अभी मेघालय के जिंग किएंग जिरी, इनको 2026-27 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भी नॉमिनेट किया है। और मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों के द्वारा इसे रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को मिला करके इस तरह से इनको बनाया जाता है कि ये पुल की तरह काम करते हैं। जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज इनको कहते हैं। इनको बनने में भले ही बहुत साल लग जाते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा समय होता है उतने ये मजबूत होते हैं। और अभी इन्हीं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत ने नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो यही प्रश्न आएगा तो कि लिविंग रूट ब्रिज, ये तो वैसे कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, शायद मैंने आपको दिखाया भी था।
हाँ, ये देखो ना एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल में आया था ये प्रश्न 2023 में ही, लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। ठीक है, अभी फिर से एक बार न्यूज़ में है, तो फिर से एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये प्रश्न। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या है प्रश्न कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। मेंस और वुमेन्स दोनों आपको इसी प्रश्न में बताऊंगा। सबसे पहले याद रखना बात किसकी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की। साल में जो आपके 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उसमें पहला वाला यही होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता कार्लोस अल्काराज ने। याद रखना ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। हराया किनको इन्होंने? नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और वैसे तो अगर देखें कार्लोस अल्काराज, इन्होंने अभी तक टोटल 7 ग्रैंड स्लैम, इसको मिलाकर के ये 7वां है मतलब इनका ग्रैंड स्लैम। तो टोटल 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल ये जीत चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल ये इनका पहला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये इनका पहला टाइटल है। उसके अलावा फ्रेंच ओपन 2 बार, विंबलडन ओपन 2 बार, यूएस ओपन ये 2 बार जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इनका पहली बार है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी तरह से वुमेन सिंगल में आप बात करोगे तो इसको जीता एलिना रबाकिना ने। ये कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में हराया आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। और एलिना रबाकिना की भी यही बात हो जाएगी, इनका भी ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। अभी तक इससे पहले इन्होंने एक बार ही ग्रैंड स्लैम जीता था, विंबलडन ओपन वाला 2022 में। ठीक है, तो ये मेन सिंगल वुमेन सिंगल दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई मेरे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करेंगे। क्या है प्रश्न कि अभी जनवरी में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में अभी शामिल किया गया। ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, ये पूछ रहे हैं। तो पटना समझ के बिहार नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 2026 की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे तो भारत की 2 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से अभी तक बात करें तो रामसर सूची में भारत के कितने आर्द्र भूमियों को शामिल किया जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा 98। तो इसमें अभी 97 नंबर का ये बना था पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा एटा जिला उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर स्थल 11 हो चुके हैं। और एक 98 नंबर का ये बन गया छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य, जो आपको कच्छ गुजरात में मिलेगा। और इस तरह से गुजरात का 5वां रामसर स्थल बन गया है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, 20 है। ठीक है, बाकी रामसर से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के रामसर स्थल में, इसीलिए उसको उस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी को, इसलिए हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। बाकी और सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए आप पढ़ सकते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब योजना की हम बात कर रहे हैं, तो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना पूछ रहे हैं। इस योजना को कहाँ पे शुरू किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में इसको शुरू किया गया है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अभी आनंद जिले के भद्रान से इस मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को शुरू किया। एक तरह की ग्रामीण विकास योजना है ये। और इसका उद्देश्य है गाँव को आधुनिक और शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करके उनका कायापलट करना, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। और इसके लिए इन्होंने कहा कि 663 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इससे 2666 ग्राम पंचायतों में कार्यालय सह तलाटी आवासों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना आप। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये कहां पर शुरू हुई, तो आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फरवरी का पहला इंपॉर्टेंट डे, जिसे हम कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को। और 1 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में, इसीलिए 1 फरवरी को हम ये दिवस मनाते हैं। वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवमणि है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा धमतरी जिला बन गया है। तो धमतरी ये याद रखना छत्तीसगढ़ का जिला है। और अभी ये देश का पहला जिला बन गया जहां समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का डिजिटल कलेक्शन शुरू हुआ है। और ये शुरुआत अभी साकरी ग्राम पंचायत से की गई है, जहाँ पे ग्रामीण अब यूपीआई के माध्यम से आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑनलाइन टैक्स वसूलने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इस तरह से देश का पहला जिला बन गया छत्तीसगढ़ का धमतरी, जहाँ पे समर्थ
पंचायती पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का डिजिटल कलेक्शन किया जाएगा, डिजिटल वसूली की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो मेले की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सरस मेला। तो 10 दिनों तक चलता है ये सरस मेला। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे सरस मेला 2026, इसका आयोजन अभी जम्मू में हुआ था। और इस मेले का आयोजन करने का उद्देश्य होता है ग्रामीण उत्पादकों, विशेषकर से महिलाओं, उनको सीधे ग्राहकों से जोड़ना और उन्हें मार्केटिंग के गुर सिखाना। सरस मेला याद रखो भाई, कहाँ पे इसका आयोजन होता है? जम्मू में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, और ये भी अच्छा प्रश्न है, कि केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी मार्ट्स। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, अभी उन्होंने बजट 2026-27 पेश किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनके लिए शी मार्ट नाम से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की जाएगी। इसमें क्या होगा? विशेष रिटेल आउटलेट्स यानी कि दुकानें उनके लिए खुली जाएंगी जो महिलाओं के द्वारा ही संचालित होंगी। और इन शी मार्ट्स के माध्यम से ग्रामीण उत्पाद सीधे बाजारों में स्थापित हो सकेंगे, जिससे महिलाओं के ब्रांड बन सकेंगे, उनकी इनकम में वृद्धि होगी। मतलब इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है, महिलाओं को केवल उत्पादन तक सीमित न रखना, बल्कि उन्हें सीधे उत्पादक से उद्यमी बनाना। तो कौन सी योजना है? शी मार्ट इस योजना का नाम है, ध्यान रखना। अब अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि अभी दलाई लामा ने अपना ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला। देखो, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? पहले तो ये याद रखना, म्यूजिक के सेक्टर में दिया जाता है। और कौन देता है? अमेरिका के रिकॉर्डिंग एकेडमी। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को, और 2026 में इसका ये कौन सा एडिशन है? 68 नंबर का। हम दलाई लामा जी की तरफ चलेंगे उससे पहले 2-3 पॉइंट आप ये ज़रूर ध्यान रख लेना। वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये 2-4 पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखो। जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी के डेबी टिरार मोस फोटोज को चुना गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश के विंड फ्लावर को चुना गया। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर को चुना गया। अब दलाई लामा जी की बात करते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। दलाई लामा, इन्होंने 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है, आपको पता ही है। 14वें नंबर के दलाई लामा है। इनका नाम वैसे तेंजिंग ग्यात्सो है। और अभी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथन और कहानी श्रेणी में ये ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए दिया गया है। मतलब जो एल्बम है उसका नाम मेडिटेशन है। और एक्चुअली में ये एल्बम है क्या? तो उन्होंने जो स्पीचेस कही हैं, जो बातें कही हैं, उन बातों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं में संगीत के तौर पर उसको पेश किया गया। मतलब उसको म्यूजिक के साथ जोड़ करके उनके शब्दों को, उनके वचनों को संगीत का रूप दे दिया गया, और उसी एल्बम को नाम दिया मेडिटेशन, और उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना है आपको। बाकी दलाई लामा जी से संबंधित ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, और ग्रैमी अवार्ड से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ लेना, लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये जो तेंजिंग ग्यात्सो हैं 14वें नंबर के, जो हमारे दलाई लामा है, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। अब आप पूछोगे नोबेल पीस प्राइज भैया इनको कब मिला था? तो आंसर हो जाएगा 1989 में मिला था। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स आप रीड कर लेना। वैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे सब, तो आपको वैसे याद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन ये राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये प्रश्न एग्जाम में आता है भैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। और यहाँ पे राजस्थान के और भी इंपॉर्टेंट महोत्सव मैं आपको बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं मरु महोत्सव की, जिसे आप इंग्लिश में डेजर्ट फेस्टिवल भी बोलते हो। तो इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह के और अवार्ड भी देख लो। केमल फेस्टिवल ये बीकानेर में होता है। थार फेस्टिवल बाड़मेर में। और मांड महोत्सव मारवाड़ में होता है। अब इसे वैसे मांड महोत्सव नहीं कहते, अब इसे मारवाड़ महोत्सव के नाम से जानते हैं। और इसी महोत्सव में एक जो नृत्य होता है उसे मांड कहते हैं। ठीक है, मांड यहाँ का लोक संगीत है। सॉरी, नृत्य बोल दिया मैंने। मांड यहाँ का संगीत है। इसी महोत्सव में इस संगीत को गाया जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इसी तरह से मिलते जुलते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
अभी देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? तो सही तो हो जाएगा थाईलैंड मास्टर में जीता है। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं देविका सिहाग और अभी थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 का खिताब इन्होंने जीत लिया। किसे हरा के? गोह जिन वेई मलेशिया के जो प्लेयर है उनको हरा करके। और देविका सिहाग का ये पहला सुपर 300 स्तर का ये खिताब था और वैसे तीसरी भारतीय बन गई है उन्होंने जिन्होंने ये खिताब जीता है। इनसे पहले साइना नेहवाल और PV सिंधु भी ये खिताब जीत चुकी हैं। तो देविका सिहाग का नाम याद रखना, इनका संबंध बैडमिंटन से है। अगला देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा गुरु रविदास जी के नाम पे रखा गया है। और आपको बता दूं, अभी 1 फरवरी को ही हमने गुरुदास जी की जयंती मनाई थी, जो कि माघ महीने की पूर्णिमा को होती है। और इस बार हमने उनकी 649 नंबर की जयंती मनाई। और मैंने आपको बताया भी था, जब अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, तो बजट पेश करने के पहले उन्होंने जो एक आध लाइन बोली थी, उसमें ये बात इन्होंने कही थी कि माघ पूर्णिमा और संत रविदास जी की जयंती पर मैं ये 2026-27 का बजट पेश करने जा रही हूँ। तो वहाँ पे गुरु रविदास जी का उन्होंने नाम लिया था, इनकी जयंती का नाम लिया था। और उसी के बाद ये नाम बदला गया है पंजाब के इस आदमपुर एयरपोर्ट का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इस बात को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और ये रविदास जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखो, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या है? थीम आपसे पूछ ली है तो आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। वैसे आप जानते ही वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को बनाते हैं ये दिन। और इसकी थीम मैंने आपको बता दी है, थीम जरूर ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 10वां मिसिंग युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा असम में इसका आयोजन किया गया। कौन सा फेस्टिवल है मेरे भाई? मिसिंग यूथ फेस्टिवल है इस बार। अभी इसका 10वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? असम के धेमाजी में। और इसका आयोजन मिसिंग जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। आप कह सकते हो मिसिंग जनजाति का ये एक बड़ा कल्चरल यूथ फेस्टिवल है। और ये जो मिसिंग ट्राइब है, मिसिंग जो जनजाति है, ये मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और असम में तो आप कह सकते हो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये बोडो ट्राइब के बाद। और मिसिंग ट्राइब का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल होता है अलिये लिगोंग उत्सव। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, अलिये लिगोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में, मिसिंग जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर अग्नि परीक्षा नाम से एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा इसका ITBP के साथ मिलकर के। ये एक संयुक्त फायरिंग अभ्यास है, नाम है अग्नि परीक्षा। और भारतीय सेना और ITBP ने मिलकर के इसका आयोजन किया। आयोजन 2 फेजेज में हुआ था। फेज वगैरह वगैरह छोड़ो, आप ये देख लो हुआ कहाँ पर था। तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, भारतीय सेना और ITBP के बीच में। ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बने थे, तो ये नाम ध्यान रख लेना, शत्रुजीत कपूर नाम है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि अभी किसने क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 को जीत लिया? तो आंसर इसका हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। तो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक है वीरभद्रन रामनाथन। और इन्होंने भी 2026 क्रेफोर्ड पुरस्कार को जीत लिया है, जिसे भूविज्ञान यानी कि जियो साइंस का नोबेल माना जाता है। मतलब जियो साइंस का एक सर्वोच्च सम्मान है, कहने का मतलब ये हो गया। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के जलवायु पर प्रभाव को लेकर के इन्होंने जो महत्वपूर्ण खोजें की है, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया। एक्चुअली में इन्होंने अपने शोध पत्र में बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भारी मात्रा में गर्मी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, एक एटम, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को हजारों गुना अधिक गर्म कर रहा है। और उसी के बाद हमने देखा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ये हुआ था 1987 में। और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आकार देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हमने देखा CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तो अभी वीरभद्रन रामनाथन का हमें नाम ध्यान रखना है। और कौन सा पुरस्कार मिला? क्रेफोर्ड पुरस्कार इनको दिया गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
कि थाईपुसम महोत्सव 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। तो थाईपुसम याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये किनको समर्पित है? भगवान मुरुगन, जिनको भगवान कार्तिकेय भी कहते हैं, उनको ये समर्पित है। एक तरह का तमिल हिंदू त्योहार है ये। और इस त्योहार के मौके पर भक्तजन जो होते हैं, जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य को कावड़ी अट्टम कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन सा त्योहार है भाई? थाईपुसम। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। किनको समर्पित होता है? भगवान मुरुगन, जिन्हें भगवान कार्तिकेय कहते हैं, माता पार्वती और शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। और भक्तगण जो इस मौके पर नृत्य करते हैं, उसे कावड़ी अट्टम कहते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। डायरेक्ट प्रश्न आता है तो यहीं से आता है। और डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में मैंने आपको बताया भी था। अभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शो करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया मुंह से बोल के, तो आप समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया अभी भारत में ही किया गया। भारत में भी कहाँ? असम में किया गया। खंजर अभ्यास की बात कर रहे हैं, 13वां एडिशन हुआ अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में। भारत और किस देश के बीच में? किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? असम में। असम के मिसा मार्री में इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो खंजर अभ्यास याद रखना, एडिशन याद रखना, किन के बीच और कहाँ पर हुआ, ये ध्यान रखना। बाकी किर्गिस्तान की बात है तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये किर्गिस्तान आपको दिख जाएगा कजाकिस्तान के नीचे। कैपिटल बिश्केक हो गई और किर्गिज सोम इसकी करेंसी होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किसने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीत लिया? तो इसको जीत लिया हरियाणा थंडर्स ने जीत लिया है। यहाँ बात कर रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग 2026 की, 5वां एडिशन हुआ अभी। फाइनल इसका खेला गया था नोएडा इंडोर स्टेडियम में और इसको जीत लिया हरियाणा थंडर्स ने। किसे हराया? दिल्ली दंगल वॉरियर को हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें नेहा सांगवान रही है हरियाणा थंडर की। और फाइटर ऑफ द मैच रौनक रहे और इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अक्षय धेरे रहे हैं। ठीक है, और ये प्रो रेसलिंग लीग का याद रखना, ये 5वां एडिशन है। तो पहला एडिशन इसका कब हुआ था? 2015 में हुआ था। उसको मुंबई गरुड़ा ने, पांचों के पांचों एडिशन आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कब कब हुआ था और किसने जीता है। अभी जो हमने 2026 का 5वां एडिशन पढ़ा, उसको हरियाणा थंडर ने जीत लिया दिल्ली दंगल को हरा करके। ये बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो इसमें क्या पूछ रहे कि भारत का पहला राष्ट्र यूएवी परीक्षण, यूएवी मतलब ड्रोन, तो ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर यह भारत का पहला यूएवी या ड्रोन, आप कह दो ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा ये स्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि इस हवाई अड्डे में हम जो भी अब ड्रोन बनेंगे उनका परीक्षण करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। और ये फैसला लिया गया था अभी बेगमपेट हवाई अड्डे में, जो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ था वहीं पर। कहा कि जो भी ड्रोन होते हैं उनका परीक्षण बंद कमरों में नहीं करना है, बल्कि खुले वातावरण में बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों में उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। तो उसी के लिए इसको चुना है उड़ीसा के रंगेलुंडा एयरपोर्ट को। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला अभी भारतीय राज्य ये कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात दिसंबर 2025 तक 45.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है, जो कि कुल ऊर्जा क्षमता का 16.50% है। याद रखना भी गुजरात के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहा है। तो गुजरात ये विंड एनर्जी के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन सोलर एनर्जी के मामले में ये दूसरे स्थान पर है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, तो गुजरात पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ध्यान से पढ़ना। इस प्रश्न में क्या पूछ रहे कि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में इसका आयोजन किया गया। और मैंने आपको बताया भी था, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एक तो याद रखना है, इसका हर बार आयोजन ये यहीं पर होता है, दुबई के यूएई में। अब इसका 13वां एडिशन था और थीम क्या रही? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देना। पहली बार 2013 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, हर साल दुबई में ही इसका आयोजन होता है, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर ये कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा युमनाम खेमचंद सिंह बन गए हैं। 1 साल से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और अभी उस राष्ट्रपति शासन को
ख़त्म कर यहाँ पे बीजेपी ने अपने नए मुख्यमंत्री को चुन लिया है, जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, तो आप तो मणिपुर के अब जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उनका नाम याद रखना, युमनाम खेमचंद सिंह इनका नाम है। ठीक है, ये नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जिसे आप डेमू बोलते हैं, डेमू ट्रेन, ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में ये शुरू की गई है। तो भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल यानी कि डेमो ट्रेन अभी शुरू की है। तो डुअल फ्यूल मतलब दो तरह का फ्यूल है इसमें, एक तो एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल, और दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा इस डेमो ट्रेन में। इसमें 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। और फ़ायदा क्या है भाई, इसमें डीजल भी इस्तेमाल होगा, साथ में एलएनजी भी इस्तेमाल होगा। तो एलएनजी इस्तेमाल होने के कारण डीजल की हम कह सकते हैं लगभग 40% डीजल की, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 40% डीजल की बचत होगी, क्योंकि डीजल की जगह एलएनजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे डीजल की बचत होगी। और एलएनजी क्या है, ये डीजल के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करता है। तो मतलब कह सकते हैं ये ट्रेन इको फ्रेंडली और सस्ती होगी। कहाँ पर? अहमदाबाद के साबरमती में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। और थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे आप सबको पता है 4 फरवरी को। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक प्रश्न ये देखो कि अमेरिका के साथ जो अभी भारत सरकार की जो ट्रेड डील हुई है उसके तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18%। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बीच में एक नई ट्रेड डील हुई है, जिसके तहत अमेरिका ने कहा कि भारत पर टैरिफ को 25% से घटा के हम 18% कर देंगे। आप कहोगे 50% था ना, एक्चुअली में टैरिफ तो 25% ही था, लेकिन हम रशिया से प्रतिबंध लग रहे हैं रशिया पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम ले रहे थे। तो उसके कारण से अमेरिका ने क्या किया, हम पे पेनल्टी लगा दी। कितने परसेंट की? 50% की। तो टैरिफ 25% था, पेनल्टी लग गई, ये तो टोटल हो गया था 50%। लेकिन अभी पेनल्टी हटा दी है और जो टैरिफ 25 था उसे घटा करके 18% कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ 25% से घटाकर कितना कर दिया? 18% कर दिया। 18 ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट को। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार ये भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख सम्मान है। तो वर्ष 2025 के लिए पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने प्रथम पुरस्कार जीत करके सबसे स्वच्छ पुरस्कार बंदरगाह का खिताब हासिल किया है। आपको बता दूं ये जो स्वच्छता पखवाड़ा अभियान है ये अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य होता है देश में सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही इसको शुरू किया गया था। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान है ये भारत में कब शुरू होता है? 2 अक्टूबर 2014 को। और ये पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। किस नदी डेल्टा पर है? तो महानदी के डेल्टा पर ये स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है कि विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आरसीबी ने इसको जीत लिया है। विमेंस प्रीमियर लीग याद रखना अभी चौथा एडिशन हुआ, इसका पहला एडिशन 2023 में हुआ था, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। और अभी फाइनल हुआ था बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम वडोदरा में जो है, जीत लिया आरसीबी ने। आरसीबी का ये दूसरा टाइटल है। दूसरा मतलब पहली बार कब जीता था? जो दूसरा एडिशन हुआ था ना 2024 में, वो आरसीबी ने ही जीता था। और अभी चौथा एडिशन भी जीत लिया आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके। और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया स्मृति मंदाना को, आरसीबी की प्लेयर है। ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना मतलब जो सबसे ज़्यादा रन बनाती हैं वो, तो 337 रन इन्होंने बनाए थे, आरसीबी की प्लेयर है। जबकि पर्पल कैप सोफी डिवाइन को दिया गया, 17 विकेट लिए इन्होंने, ये गुजरात टाइटंस की है। एक ही पॉइंट भी याद रख लेना, हम वैसे पढ़ चुके हैं, WPL इतिहास में पहली सेंचुरी लगाई थी नेट साइवर ब्रंट ने। ये मुंबई इंडियंस की प्लेयर है, आरसीबी के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया था यहाँ पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं फिर। अब ये देखो, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है, नाम क्या है? तो आंसर होगा हेवन 1 इसका नाम है। याद रखना है हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन की, हेवन 1। कौन बना रहा है? अमेरिका की कंपनी वास्ट स्पेस, वो इस पे वर्क कर रही है। उन्होंने कहा 2027 तक
स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से हम इसे लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें ये आपकी करंट अफेयर्स, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी यहाँ पे आईएसएस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये वाला प्रश्न तो याद रखना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस इंडेक्स को देखो क्या पूछ रहे हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में टॉप कौन है। तो आंसर होगा त्रिपुरा इसमें टॉप पर है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसे पंचायत उन्नति सूचकांक कहते हैं। पहले इसे पंचायत विकास सूचकांक के नाम से भी जानते थे। पंचायती राज मंत्रालय इसको जारी करता है, जिसके मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह है उर्फ लल्लन सिंह। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन करना। पंचायती राज मंत्रालय इसको जारी करता है। और इस इंडेक्स में 9 प्रमुख क्षेत्र विषयों के आधार पर, तो इस इंडेक्स में 9 प्रमुख क्षेत्रों या विषयों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और इस इंडेक्स में त्रिपुरा इसमें टॉप पर है। पहली बार इसको 2025 में जारी किया था, तो इस बार ये दूसरी बार जारी हो रहा है, तो अभी तो कहा गया 2.0। ठीक है, तो त्रिपुरा टॉप पर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये भी देख लेना, पंचायती राज दिवस आपको वैसे पता ही होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा बन गया। तो ये बन गया है भैया स्पेन, क्योंकि अभी स्पेन की सरकार ने कह दिया कि हम भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। इससे पहले आपको बताया भी फ्रांस ने भी सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन करने के लिए कहा था, 15 साल से कम उम्र के बच्चे। अभी स्पेन ने कहा 16 साल से कम उम्र के बच्चे। जिस तरह से पहले ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है, उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। एक ये प्रश्न भी देख लो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो निवेदिता दुबे बन गई है। इस प्रश्न को ऐसे ही बोला जा सकता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहली महिला मानव संसाधन निदेशक कौन बन गई है। तो निवेदिता दुबे बन गई है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 को किसने जीत लिया है। इसको हरियाणा ने जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप की। अभी 72 नंबर का एडिशन हुआ। कहाँ पर, हैदराबाद के गोचिबाउली इंडोर स्टेडियम में। हरियाणा ने जीत लिया। यहाँ पे हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक कबड्डी जो गेम होता है, इसमें एक खिलाड़ी की ओर से कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, मैदान में होते हैं, तो 7। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे मनाया जाता है कब। 4 फरवरी को ही ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है, डायलॉग ओवर डिवीजन, विभाजन की जगह संवाद। पहली बार इस दिन को 2021 में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, लिख लेना भैया मेरे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, ऐसे लिखना। क्या है प्रश्न, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को जीता किसने। तो इसको रूबल नागी ने जीत लिया। अब नाम से पता चल रहा है ये एक भारतीय हैं और ये अवार्ड इन्होंने जीता, इसलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षिका है रूबल नागी और इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीत लिया। कहाँ पर मिला इनको ये अवार्ड, दुबई में जो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हो रहा था वहीं पर। और इनको प्रदान किया ये अवार्ड दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने। ये कहाँ की रहने वाली है, जम्मू की रहने वाली है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में इनको 10 लाख US डॉलर मिले हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज है पहली बार दिया गया था, शुरू होता 2015 में, और पहली बार एक भारतीय को दिया गया था, उनका नाम है रणजीत सिंह डिसाले। 2020 में दिया गया था, वो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, और अभी पिछले वाला भी देख लो, 2025 का दिया गया था मंसूर अल मंसूर को, वो सऊदी अरब से थे। और अभी 2026 वाला ये 10वां संस्करण है इस पुरस्कार का, जो इनको रूबल नागी को दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक प्रश्न ये देखो कि अभी हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। केरल ने अभी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट पेश किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 46,236.52 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि राज्य के कुल बजट का 19.07% है। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा कि बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, केरल बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे इस बुक को इंपॉर्टेंट बुक मार्क कर लेना।
बुक का नाम वैसे आकाश है, तो इसको लिखा किसने है? जी चंद्रमौली ने लिखा है। वैसे बुक का नाम बहुत बड़ा है, आप पूरा देख सकते हो, द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश इसका नाम है, तो आकाश याद रखना। इस बुक को अभी लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ से? डीआरडीओ के हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली में है, वहां से। इसको लिखा है जी चंद्रमौली ने। जी चंद्रमौली या आकाश मिसाइल के निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है और उसी के ऊपर इन्होंने ये बुक लिख डाली। और याद रखना इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अभी 2026 में पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था। इस बुक के सह लेखक कौन है? डॉक्टर आर प्रहलाद है। ठीक है, तो बुक का नाम बता दिया मैंने, किसने लॉन्च किया, किसने लिखा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। आकाश मिसाइल से याद रख लो, ये भारत की पहली स्वदेशी सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसके 2 अपग्रेडेड वर्जन आए थे, आकाश प्राइम और आकाश एनजी। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेना, काम आपका चल जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भूटान की महारानी को अभी किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कहाँ पर? असम में। तो महारानी जी कहाँ की है? ये भूटान की है। नाम है ग्यालुम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, ये इनका पूरा नाम है। और इन्हीं को अभी असम में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? तो उन्हें सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर पड़े समुदायों की मदद की, तो उसी के लिए मतलब इन सब में उनके आजीवन समर्पण के लिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका एक फाउंडेशन है तारायाना, उसके माध्यम से ये लोगों की मदद करती हैं। और अभी इनको ये सम्मान दिया गया असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में। प्रदान किया असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार का नाम बोडो धर्म के जनक उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पे रखा गया है। तो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हुई थी। पुरस्कार राशि पूछोगे तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी भूटान की महारानी जी को दिया गया, ग्यालुम वांगचुक इनका नाम है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसको। क्या है कि भाई ऑपरेशन शास्त्र किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है। इस ऑपरेशन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया पे जो युवा हथियारों के साथ अपने फोटो वीडियोस बना करके पोस्ट करते हैं और दहशत फैलाते हैं, दादागिरी गुंडागर्दी शो करते हैं कि भाई हम गुंडे हैं, तो उनके खिलाफ ही ये ऑपरेशन है। मतलब युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया, ऑपरेशन शास्त्र। अब इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि अभी हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर बन गया है। अलवर ये कहाँ का जिला है? याद रखेंगे, राजस्थान का जिला है। और अभी ये भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला 100% इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और आपको बता दूं, इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक अभियान चला रखा है कि 2047 तक हमें सबका बीमा करना है। उसी के अंतर्गत अभी इसने ये अचीवमेंट हासिल किया है कि यहाँ पे सभी लोगों का बीमा कर दिया गया। मतलब यहाँ के सभी निवासी जीवन, स्वास्थ्य और फसल बीमा के अंतर्गत सबको कवर कर लिया गया है। और वैसे एक नोट आप डाल सकते हैं कि अलवर जिला का ही एक देसुला ग्राम है, ये पिछले साल 15 अगस्त को राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना था और अभी पूरा जिला बन गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। फिर ये आपके स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 इसको किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको भारत ने जीत लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हम बात कर रहे हैं, याद रखना, कि इसकी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 की। और अभी इसका कौन सा एडिशन हुआ? 16वां एडिशन हुआ, ये याद रखना। ये हर 2 साल में होता है, बायनियल है, याद रखेंगे, हर 2 साल में होता है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। और अभी इसको होस्ट किया था जिम्बाब्वे और नामीबिया देश ने, और इसको फाइनली जीत लिया भारत ने। और भारत का इस तरह से आप देखोगे तो ये 6ठा टाइटल है।
16 में से 6 बार भारत जीत चुका है। इसमें भारत के कप्तान थे आयुष महात्रे। यहाँ पे भारत ने किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार से हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पूछा गया प्रश्न। ये एग्जाम में आया था प्रश्न कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो बाईएनियल है, मैंने आपको बताया हर 2 साल में होता है। ये इसका 2 साल उत्तर हो जाएगा। और देखो, एक और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स भारत इसको जीत चुका है। और जब ये पूछा गया था 2019 में, तब तक तो ये 5 ही बार आंसर होगा, लेकिन अभी हम अपडेट हो गए 2026 में एक और बार भारत ने इसको जीत लिया। तो अगर ये प्रश्न अब आएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 बार। ठीक है, तो मैंने कहा ना, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, बच्चे याद करके चल जाते हैं किसने जीता, किसको हराया, कहाँ पर हुआ। अब ना तो इसने किसने जीता, न किसको हराया, न कहाँ पर हुआ, ये तो पूछा ही नहीं, कुछ अलग ही पूछ लिया। और फिर इसी के बाद स्टूडेंट आकर के कहता है कि यार पेपर तो कुछ और ही था, और नहीं था, हमने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की, या हमें उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की तो रैंक आप देख पाओगे यहाँ पे, भारत की रैंक चौथी है, चौथे स्थान पर भारत है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये क्या बताता है कि मतलब किसी देश की मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति कितनी ज़्यादा है, मतलब मिलिट्री पावर के हिसाब से उसको ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो पहले स्थान पे आप देख सकते हो अमेरिका है, दूसरे पे रशिया को रखा है, तीसरे पे चाइना को, और भारत को चौथे स्थान पे रखा है। भारत का स्कोर कितना है? 0.1346 भारत का यहाँ पे स्कोर है। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स है और भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखो, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे आर्टिकल 21। तो याद रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया है। तो इस फैसले से होगा क्या? अब स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाएगी बच्चों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग। और अभी ये फैसला डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में आया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करना। याद रखना, जो आर्टिकल 21 है ना, हमें जीने के अधिकार के साथ साथ सम्मान से जीने की गारंटी देता है, राइट टू डिग्निटी। और आर्टिकल 21 की बात हो रही है तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला दूं कि 46वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो क्या बताता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। और एक केस पुट्टा स्वामी, तो आपको केस याद होगा ही सही, जो 2017 में आया था। तो इस मामले में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आप लगाना, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, इसकी आधारशिला भी कहां पर रखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। और कौन सा वाला अमरावती है? ये आंध्र प्रदेश वाला। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला रखी है। ये तो आपके करंट अफेयर्स की बात हो गई, यही लाइन हमें याद रखनी है, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा भी सही, इस तरह का प्रश्न आया है एग्जाम में। क्या आएगा प्रश्न कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो आंसर कर देना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी पूछे तो अमरावती। लेकिन हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें कि भाई ये क्वांटम कंप्यूटिंग वैली क्या है, इसे तो समझाओ, तो आप कहेंगे ये एक तरह का विशेष इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया या हब हो गया, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भविष्य की तकनीक यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े रिसर्च, स्टार्टअप्स और कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करेगी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली शब्द आते हैं आपके मन में क्या चलता है कि हाँ यार, यहाँ पे सॉफ्टवेयर संबंधी काम होता है। तो उसी तरह से ये जगह बेहद तेज और पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए विकसित की जा रही है। यहाँ पे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे, उन पर काम होगा। और ऐसा करने का उद्देश्य भारत को क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को नया ग्लोबल क्वांटम हब बनाना है। तो एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ पर होगा क्या, नई क्वांटम तकनीक, सुपरफास्ट चिप्स और सुरक्षित संचार, इन क्षेत्रों पे रिसर्च की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, होगा क्या वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये आपके समझने के लिए है। प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वो यहाँ से आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रश्न आ चुका है वैसे एग्जाम में, एमपी पुलिस के एग्जाम में देखो सेम प्रश्न आया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी वैली ये कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? एक्चुअली में पिछले साल इसकी घोषणा हो गई थी,
तब भी हमने इसको पढ़ा था और देखो प्रश्न आ गया, घोषणा से ही प्रश्न आ गया। अब तो इसकी आधारशिला रख दी गई है, फिर से एग्जाम में आएगा और ऐसे ही प्रश्न बन के आएगा। देखो ठीक है, तो आंसर आप करके आओगे अमरावती। अब भैया ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख सकते हो गारंटी के साथ कि मेरे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, और फिर भी मैं उसको नहीं करके आ रहा हूँ, तो ये मेरा मिस्टेक है। प्रश्न क्या है, पहले ये पढ़ो कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है, कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया मैंने, तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। लेकिन मेन प्रश्न जो आएगा वो आपकी रिपोर्ट से आएगा। अब देखो ये जो प्रश्न है ये समझाने अगर मेरे को देखो समझाना पड़ेगा अच्छे से। मैंने कहा ना यहाँ से प्रश्न आएगा तो हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कह नहीं सकते कहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, तो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, जितना पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ा है वैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो इस प्रश्न को समझाने में मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, और ये एक तरह से हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो एक प्रश्न को यहाँ पे इतना लेंथी नहीं ले सकता हूँ मैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके लिए अलग से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है 7-8 मिनट का, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर से देखना। उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर वीडियो के बाद मैं मान लो नहीं डाल पाया, याद नहीं रहा, तो आप सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे ही कि क्रैक एग्जाम 6th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया। देखो अभी ये पूरी रिपोर्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये डेटा आपको समझना पड़ेगा, यहीं से प्रश्न उठ के आएगा। ठीक है, इसमें मैंने स्टैटिक जो बन सकते हैं प्रश्न, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आपको समझाया है। तो अभी जो हमारा प्रश्न था वो तो मैंने आपको कवर कर दिया कि 6th फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं, नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बने, ये आप देख सकते हो। यहाँ से स्टैटिक जो प्रश्न बने पूरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आपको उस वीडियो में मैंने करवाए, तो आप उसको जरूर से लगा लेना। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, देखो कथन वाले प्रश्न भी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। अब ये वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी में मिल जाएगा। और ये अभी भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने उन्नत ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात किया है। मतलब जहाँ पर ये पोर्ट है, ये बंदरगाह है, वहाँ पे उन्होंने ये ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात किया। मतलब इन्होंने कहा कि हमारी 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर कोई भी दूसरा ड्रोन प्रवेश नहीं कर सकता है हमारी परमिशन के बिना। और ऐसा करने वाला, मतलब ये ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली को तैनात करने वाला ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी 39 नंबर का जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की। कौन सा एडिशन है? 39 नंबर का एडिशन है। और अभी इसका उद्घाटन किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी ने। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में, यहीं पर होता है हर बार। भागीदार देश इस बार पार्टनर कंट्री कौन रहा? याद रखेंगे इजिप्ट रहा है। थीम स्टेट मेघालय और उत्तर प्रदेश है। और आपको याद आ रहा होगा मैंने जो टॉपिक वाइज सीरीज आपको बना करके दी थी जनवरी मंथ की, वहाँ पर भी ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तब हमने यहाँ तक कवर किया था, लेकिन अभी इसका आयोजन हुआ और इसमें थीम भी डिसाइड हुई है, तो थीम आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। थीम याद रखना, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। इस शिल्प मेले, सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत 1987 से होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख सकते हो ये एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका है कि पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बताओ कहाँ पर हुआ था। और ये वाला तो आप लगा ही दोगे कि कहाँ पर होता है। ठीक है, बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो प्रश्न क्या है, भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड ये किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो पहले तो याद रखेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसने क्या किया? अभी भारत का पहला को ब्रांडेड रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। और इसने अभी इसका जो स्पॉन्सर बैंक है, याद रखना कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, उसी के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला में इसको लॉन्च किया गया। तो ये कार्ड रुपे नेटवर्क पर आधारित है। रुपे नेटवर्क ये भारत का अपना स्वदेशी पेमेंट गेटवे है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्रों के ग्राहकों को मॉडर्न क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ देना। अच्छा, ये को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब हो गया? तो ऐसा रुपे क्रेडिट कार्ड जो किसी बैंक या किसी कंपनी के साथ मिलकर के जारी किया जाता है, उससे क्या होता है, कंपनी से जुड़े खास ऑफर जो भी है, कैशबैक वगैरह है, इनाम वगैरह मिलते रहते हैं।
ठीक है। तो इसको अभी जारी किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। इसके बारे में जान लो। इसकी स्थापना होती है 1976 में। हेडक्वार्टर अगरतला में मिलेगा। चेयरमैन है सत्येंद्र सिंह और इसका स्पॉन्सर बैंक मैंने आपको बताया पंजाब नेशनल बैंक। और जब भी ग्रामीण बैंक की बात आ रही है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो याद रखेंगे प्रथमा बैंक था। अच्छा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक से एक और पॉइंट आप ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा था अभी इसी साल कि इसने अभी पहला फुल्ली सोलर पावर एक मोबाइल एटीएम वैन भी लॉन्च किया था, तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। अब आप देखो ये आपके ग्रामीण बैंकों से ही कुछ स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किन की सिफारिश पर की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। एक प्रश्न यह आया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम में पारित हुआ था, कौन सा अधिनियम कब हुआ था। एक ये प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1976 में। और भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये प्रथमा बैंक इन्होंने खुद ने बता दिया, लेकिन इस बार मुख्यालय आपसे पूछ लिया, ठीक है। 2023 में आया था SSC CHSL में, तो इसका मुरादाबाद में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। एक प्रश्न पहला रीजनल रूरल बैंक पूछ लिया, देखो 2024 में पूछा था SSC MTS में, तो आप तो बता ही दोगे, आप प्रथमा बैंक है, ध्यान रखना। एक पूछा था कि पहला रीजनल रूरल बैंक ये कब स्थापित हुआ था, नहीं कौन सा स्थापित हुआ था, नाम पूछ रहे हैं, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। फिर से देखो अभी पीछे भी इस तरह का प्रश्न आया था ना, लेकिन वो अलग एग्जाम में था। तो इस तरह के जो स्टैटिक प्रश्न होते हैं ना, या तो आपको याद होने चाहिए, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे संबंधित जो भी स्टैटिक प्रश्न बन रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। और खास तौर पे मैं तो वो प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पूछ रहा है भारत में रीजनल रूरल बैंक को कौन रेगुलेट करता है, तो RRB, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक को भारत में कौन रेगुलेट करता है, तो RBI रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि जो पहला वाला प्रथमा बैंक था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया 1975 में। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो सिंपल सा पहले तो याद रखना कि NPS हेल्थ पेंशन स्कीम, इसको शुरू किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और ये NPS के तहत ही, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही काम करेगा। और इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है कि इन्होंने देखा कि जो रिटायरमेंट के वक्त लोगों की जो पेंशन आती है, और उस समय रिटायरमेंट में इंसान बुजुर्ग हो जाता है, कई तरह की बीमारियां लग जाती है, तो सारा पेंशन का पैसा उन बीमारियों पे खर्च हो जाता है। तो इसी के लिए इन्होंने एक अलग से मेडिकल फंड बनाया, मतलब इस योजना में एक मेडिकल फंड बनाया जाएगा, उस फंड का इस्तेमाल उनकी बीमारियों के लिए किया जाएगा, ताकि पेंशन का जो पैसा है वो बीमारियों में खर्च ना हो, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 2003 में, मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब किसने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने इसको जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं, 27वां एडिशन इसका हुआ। कहाँ पर हुआ, रंगशाला स्टेडियम पोखरा नेपाल में हुआ। नेपाल में इसका आयोजन होता है। फाइनली इसको भारत ने जीत लिया है, और भारत ने तीसरी बार इसको जीता। यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराया। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट मुन्नी रही भारत से, और फेयर प्ले अवार्ड भी भारत को मिला है, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप को ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किसने जारी किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। FPI का मतलब समझो, FPI का मतलब हो गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इन इन्वेस्टर्स को डिजिटली लाइसेंस जारी करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा बैंक। आपने एक टर्म सुनी होगी FDI, कई बार हम पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आज आप पढ़ रहे हो FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। FDI तो मैंने आपको कई बार समझाया है, ये हमारा देश हो गया, कोई विदेशी हो गया, कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है, अब ये इन्वेस्ट कहाँ पर करेगी, कोई ज़मीन पे, किसी कंपनी में, मतलब भौतिक रूप से भौतिक चीज़ों पर ये इन्वेस्ट करती है, और लंबे समय के लिए ये इन्वेस्ट करती है, तो उसे अपन FDI कहते हैं। एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये भी विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी नागरिक होते हैं, लेकिन ये भारत में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, इक्विटीज़ पे, और ये शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। मतलब जैसे इनको फ़ायदा होता है ये भाग जाते हैं लेकर के अपना फ़ायदा उठा करके, जैसे मार्केट गिरने लगता है ये अपना पैसा निकाल करके भाग जाते हैं, जैसे फ़ायदा होता है ये पैसा निकाल करके भाग जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी इनको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लाइसेंस होता था, अभी इसको लेने में बहुत समय लगता था। भाई विदेशी नागरिक है तो इसको डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले
भौतिक रूप से भेजने होते थे मेल वगैरह करके या जैसे भी, फिर इसी तरह की प्रक्रिया चलती थी, फिर ये कागज़ भेजेंगे, फिर ये कागज़ भेजेंगे, फिर ये साइन करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब इसको डिजिटली कर दिया गया कि डिजिटली आप साइन करो और कुछ ही समय में आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा बैंक, जिन्होंने डिजिटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लाइसेंस जारी किया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1985 में। इसके फाउंडर है उदय कोटक। चलो एक और होमवर्क प्रश्न आपके लिए तैयार होता है। अभी कौन सा पद्म पुरस्कार 2026 में इनको मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसका मुख्यालय मुंबई हो गया, MD CEO अशोक वासवानी है, और लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन होती है। फिर अगला प्रश्न देखो कि कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भी दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा बन गया है। अब ये दूसरा भारतीय राज्य है तो आपके मन में आएगा कि पहला कौन सा है, और आपके मन में नहीं आएगा, एग्जामिनर के मन में भी आ चुका है, इसलिए उसने एग्जाम में ये पूछा था एक बार। तो पहला बना था केरल, और अभी केरल के बाद गोवा। याद रखना भी, बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। और इस एटलस में होता क्या है, तो राज्य के पक्षियों की प्रजातियां, उनका वितरण, उनकी संख्या कितनी है, ये सब पूरा डेटा होता है, ताकि आपको संरक्षण और निगरानी रखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखना, बर्ड एटलस को जारी करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो केरल, और अभी दूसरा एग्जाम में अब दूसरा वाला पूछेंगे आपसे तो गोवा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दो कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। NTPC में पूछा गया प्रश्न, बताओ क्या कहते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने अभी वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया? तो इसका आयोजन हो जाएगा राजस्थान। तो ये है वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। अभी इसका आयोजन फरवरी में ही हो रहा है। कहाँ पर? याद रखेंगे, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ठीक है, तो सिंपल सा ये एक्सरसाइज का नाम याद रखना, और कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन ये ध्यान रखना, यही प्रश्न आएगा। अब ये जो बुक है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक मार्क करना। बुक का नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। इसके लेखक कौन है? तो नवीन कुंडू इसके लेखक है। इस बुक का पूरा नाम आप देख सकते हो, रिक्लेमिंग इंडिया, अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन। आप सिर्फ इतना सा याद रख लो, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। तो पर्यटन क्षेत्र के ऊपर ये बुक आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस, विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। पहली बार ये जो विश्व दलहन दिवस है वो 2019 में मनाया गया था, और आप जानते ही हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को दालों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया था। अच्छा, यहाँ पे दालों से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि मुझे अलग से फिर ये प्रश्न नहीं पढ़ाना पड़ेगा। क्या प्रश्न है कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कौन? शिवराज सिंह चौहान। अभी उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया है। पूछेंगे कहाँ से शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में इसको शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? विदेशी दालों पर हमारी जो निर्भरता है वो खत्म करना है, और 2030-31 तक देश को दालों के मामले में मजबूत देश बनाना है, निर्यातक देश बनाना है, कि हम खरीदे नहीं, हम बेचें। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिए पॉइंट। और दालों से संबंधित ये आपके कुछ स्टैटिक प्रश्न है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड करना, प्रश्न बनते हैं यहाँ से क्योंकि एग्जाम में। ठीक है, अभी देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीत लिया है? तो आप कहोगे सर्विसेज ने इसको जीत लिया है। याद रखना पहले तो, संतोष ट्रॉफी अगर ऐसे ही पूछ ले कि इसका संबंध किस खेल से है, तो आप आंसर करोगे फुटबॉल से। एक तरह से ये सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, और इस बार इसका ये 79 नंबर का एडिशन हुआ। 2025-26 वाला सेशन 79 नंबर का एडिशन है। फाइनल इसका खेला गया था धेमाजी, असम में जो ढकुआ खाना स्थान है वहाँ पर, मतलब असम में खेला गया था फाइनल। अच्छा, जीता किसने? यही तो इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज ने जीत लिया है। टोटल 8वीं बार इन्होंने जीता है। यहाँ पे सर्विसेज ने फाइनल में केरल को हराया है। और सबसे ज़्यादा बार अभी तक इसको किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। 79 में से 33 बार इसको पश्चिम बंगाल जीत चुका है। ठीक है, अभी तो सर्विसेज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कौन करता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। कौन सा एक्सरसाइज है? मिलान अभ्यास है। पहले तो आप ये याद रखेंगे, ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। बहुराष्ट्रीय मतलब इसमें बहुत सारे देश हिस्सा देते हैं। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और आयोजन कौन करता है? भारतीय नौसेना इसका आयोजन करती है। और अभी इसका आयोजन किया गया विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में।
लगभग 50-55 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा, थीम याद रखना, थीम क्या है? भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। इस एक्सरसाइज को पहली बार 1995 में आयोजित किया गया था। तो याद रखना विशाखापत्तनम, ये वेन्यू याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर उसका हो जाएगा 9 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी इसको 9 फरवरी को मनाया गया। मतलब इसका कोई दिन फिक्स नहीं होता, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो 2026 में हमने इसको 9 फरवरी को मनाया है। और मिर्गी आपको पता है एक तरह का ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और इसका इलाज संभव होता है, तो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और याद रखना बैंगनी रंग ये मिर्गी जागरूकता का प्रतीक है। कौन सा रंग? बैंगनी रंग, पर्पल। और ये जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है, हम भी एक मिर्गी दिवस मनाते हैं, नेशनल एपिलेप्सी डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जिसे बोलते हैं। कब? 17 नवंबर को। और ये वाला प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखना। और एक और डे आप याद रख लो, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ये साल में 2 बार मनाते हैं, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 आया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 45वें स्थान पर है। मतलब ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, ये क्या बताता है कि कौन सा देश डिजिटल मामले में कितना आगे है, वहाँ पर इंटरनेट कितना तेज है, कितने लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार डिजिटल सेवाएं कितनी चला रही है, वहाँ की कंपनियां डिजिटल तकनीक पर कितना खर्च कर रही है। तो इन सभी मामलों को लेकर के, मतलब इन सब पे आधार पर ये रैंकिंग जारी होती है। तो भारत की रैंक 45 है टोटल 127 देशों में से, और स्कोर है भारत का 54.43। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे सिंगापुर है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है ये आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आप देख सकते हो। तो इंडेक्स याद रख लेना, भारत की रैंक याद रख लेना, स्कोर देख लेना और टॉप पर देख लेना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल को शुरू किया? तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये पढ़ाई विद एआई नाम से एक डिजिटल लर्निंग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है छात्रों, और विशेष रूप से वो छात्र जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों को मुफ्त हाई क्वालिटी वाले और एआई बेस्ड शिक्षा प्रदान की जाएगी इसमें। ठीक है, तो पढ़ाई विद एआई हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर एक ये प्रश्न भी देखो कि तेजस्विन शंकर, इन्होंने अभी एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। तो प्रश्न आपका यूं पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है? देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, पूरी तरह से तैयार रहना है। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी अभी, ये भी बायनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 12वां एडिशन हुआ था, तियानजिन चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक स्टैटिक हो गया कि हर 2 साल में होता है। और अभी कौन सा एडिशन हुआ, ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। 12वां एडिशन और चाइना में हुआ। मेडल टैली आप देख सकते हो, पहले स्थान पे चाइना रहा 10 गोल्ड के साथ, 11 सिल्वर, 13 ब्रोंज, 34। दूसरे पे कतर, तीसरे पे जापान। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत अगर देखो मेडल टैली के हिसाब से आप देखोगे तो 7वें स्थान पर है, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 5 मेडल भारत के पास है। और ये 1 गोल्ड यही लेकर के आए तेजस्विन शंकर, किस खेल में? हेप्थालॉन गेम में। ठीक है, तो हेप्थालॉन इनका ये खेल है, ध्यान रखना। और ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि मेडल टैली में तो भारत आपको 7वें स्थान पे दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह भारत की रैंक 6ठी बताई गई है। अब उन्होंने 6ठा क्यों बताया? टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, द हिंदू उठा लो, ऑल इंडिया रेडियो उठा लो, सब 6ठा बता रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकली हिसाब से आप देखोगे तो 1 गोल्ड इसके पास है, 1 गोल्ड इसके पास है, तो जब बराबर हो जाते हैं तो फिर अगले मेडल की ओर जाते हैं। तो इसने सिल्वर जीते 3, इसने जीते 2, तो फिर इसको ही ऊपर रखा जाएगा जैसा कि रखा गया है। फिर अगले में ब्रोंज इसने 1 भी नहीं जीता, इसने 2 जीत लिए। टोटल हमारे पास ज़्यादा है, इनके पास टोटल में कम है, और टोटल से फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से देखा जाता है कि पहले गोल्ड किसके पास है सबसे ज़्यादा, सिल्वर किसके पास है, ब्रोंज किसके पास है। अब पता नहीं इन्होंने क्या कह करके 7वें स्थान पे भारत को रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है, आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न से आपका स्टैटिक प्रश्न बनता है। अभी जब हमने इसको कवर किया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो उसी दिन एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि यही प्रश्न आज हमारे एग्ज़ाम में आया था। कौन सा एग्ज़ाम में मुझे नहीं याद, लेकिन उनके एग्ज़ाम में वो प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, वो आप देखना। प्रश्न क्या बनता है अभी कि अभी विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 94C। और ये नोटिस किसको सौंपा था? लोकसभा महासचिव को, सेक्रेटरी जनरल जो कौन है, उत्पल कुमार है। बाकी पूरा मैटर आपको डिटेल में मैंने समझाया ही था। विपक्ष का कहना है कि जो ओम बिरला जी हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो
निष्पक्षता नहीं बरतते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, हमारे माइक बंद कर देते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पक्षपात करते हैं। और ये मुद्दा किस घटना के बाद उठा था? जो एक बुक आपकी बहुत चर्चा में है, जो आपके एग्जाम में भी आएगी, लिख लेना उसको। हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी की वो बुक है। चलो, वो बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी उस बुक का नाम है। तो उसका कुछ हिस्सा ये पढ़ना चाह रहे थे और वहाँ पर इन्होंने, ओम बिरला जी ने पढ़ने नहीं दिया। तो उसके बाद ये सारा मुद्दा उठा कि हम कुछ बोलना चाहते तो हमें बोलने नहीं देते, पक्षपात करते हैं, ये वो, तो इन्हीं को हटाओ। तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94C में उनको हटाने से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो उसी के तहत अभी ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब इसके लिए इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करना होता है 14 दिन पहले कि हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं इनको हटाने के लिए। तो कितने दिन पहले नोटिस दिया इन्होंने? 14 दिन पहले। और ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? याद रखना, किस सदन में? निचले सदन में, यानी कि लोकसभा में। और याद रखना, जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो जो स्पीकर होता है वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। इसको पास करने के लिए कितना समर्थन चाहिए होता है? तो जितनी सदन में कुल सीटें होती है, कुल भरी हुई सीटें, वैसे कुल सीटें कितनी है? 543 है, अभी वर्तमान में 13 इसमें खाली है। तो जितनी भरी हुई सीटें होती है तो 50% से ज़्यादा मत है कि नहीं है, ज़्यादा वोटों का समर्थन होगा तभी ये पास होगा। तो अगर इसके अनुसार अगर देखेंगे वर्तमान में तो 266 वोटों का समर्थन चाहिए होगा इसको पास कराने के लिए। वैसे लगता नहीं है पास हो पाएगा। इससे पहले भी क्योंकि 3 बार लोकसभा अध्यक्षों को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ। सबसे पहले लाया गया था जीवी मावलंकर के लिए 1954 में, फिर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ, बलराम जाखड़ के खिलाफ, और अभी ये चौथे लोकसभा अध्यक्ष बन गए ओम बिरला, जिनके खिलाफ ही लाया गया। होगा नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा तो वो आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि 2 बुकें हैं, ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु। ये दो बुक अभी लॉन्च की गई है, इनके लेखक कौन है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी। विश्वभूषण हरिचंद्रन पहले तो याद रखना, ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अब इन्होंने ये 2 बुकों को लिखा है। एक बुक है ई माटी कथा का है, उड़िया भाषा में लिखी गई है, और दूसरी जो अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है वो है बुक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। और अभी इन दोनों बुकों को इन्होंने उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में लॉन्च किया उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने, ठीक है। तो कौन सी बुक है, किसने लिखा है, कहाँ पर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, सब ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है, 2015 से मनाते आ रहे हैं। थीम याद रखना, सैनराइजिंग AI सोशल साइंस स्टेम एंड फाइनेंस। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। वैसे 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी होता है, हकीम अजमल खान जी की जयंती होती है। सबसे पहले इसको 2017 में मनाया गया था हैदराबाद में, तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी भी थीम है यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य। और 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे भी होता है, तस्करी विरोधी दिवस, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, 10 फरवरी का एक और दिवस है, वो हमारा रह गया शायद, सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये 10 फरवरी को मनाया गया इस बार। एक्चुअली में फरवरी के दूसरे मंगलवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार 10 फरवरी को ये पड़ा। तो ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न तो एग्जाम में आता है भाई। इनमें से मैं आपको बताऊं कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एक तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, और इसकी थीम है स्मार्ट टेक सेफ चॉइस, ठीक है। तो इस एक शीट में मैंने आपको 4 दिवस बताए, जिसमें से 2 तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि अभी 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे सुधाकर दलेला को बनाया गया है। इनका नाम आप जरूर याद रखना। और मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ याद रखना, क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो उस समय भारत के जो G20 शेरपा बनाए गए थे, अमिताभ कांत बनाए गए थे, और ये प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा गया था उस वक्त। तो अब जब भारत, आपको पता ही है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है 2026 में, 18वां संस्करण है, वो सब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इसमें जो भारत का शेरपा अभी बनाया गया है तो वो सुधाकर दलेला है। और आपको पता ही है भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। जो भी देश जिस संगठन की अध्यक्षता करता है उस साल जो भी बैठकें होती है वो सब उसी देश में होती है। तो अब ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठकें होंगी भारत में होंगी। अभी सबसे पहले ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक हुई जैसे नई दिल्ली में, तो यहाँ पर ही भारत का शेरपा बनाया गया सुधाकर दलेला को।
और शेरपा मैंने आपको समझाया था, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, आप उनका विशेष दूत या निजी प्रतिनिधि आप कह सकते हो। अगर वो राष्ट्र अध्यक्ष मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये शेरपा उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। मतलब पूरा शिखर सम्मेलन को तैयार इनको करना होता है, पूरी जानकारी इनको होती है। तो ब्रिक्स की इस बार हम 18वें संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। थीम जरूर याद रखना, थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारत चौथी बार, ये प्रश्न आ सकता है, भारत कितनी बार या कौन सी बार, कौन से नंबर की ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है? चौथी बार कर रहा है। 2012, 2016, 2021 में कर चुका है। पिछले साल इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। ठीक है, सब ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहाँ पे 91 नंबर पर है। तो हम बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब इसको ध्यान रखो, ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। किस देश में कितना भ्रष्टाचार है उसी के हिसाब पे ये रैंकिंग है। तो भारत को रैंक मिली है 91, टोटल 182 देशों में से। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि पिछली बार भारत की रैंक 96 थी, तो कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे भारत का स्कोर 39 है। और टॉप पर बात करें यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है। इसका स्कोर 89 है। मतलब जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो अच्छा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। जितना नीचे डाउन में स्कोर होगा उतनी उसकी रैंकिंग डाउन में रहेगी, भ्रष्टाचार मतलब वहाँ पर ज़्यादा है। तो पहले पे डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर है। सबसे लास्ट में अगर बात करें 182वें स्थान पे तो 2 हैं, सोमालिया और साउथ सूडान। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे, इनका स्कोर ही 9 है। ठीक है, तो भारत का याद रखना। भारत की रैंक कितनी है? 91 है। टॉपर कौन है? डेनमार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा इसका जर्मनी। अब भारत को सम्मान मिला है तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा ना मेरे भाई। बायोफेक 2026 ये है क्या? तो याद रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी जैविक ऑर्गेनिक प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, जिसका उद्देश्य है ऑर्गेनिक उत्पादों का बढ़ावा देना। और अभी इसका आयोजन हुआ जर्मनी में, जर्मनी के नुर्नबर्ग में, और यहीं पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अभी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पोर्टल के रेस्पेक्ट में। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। अब है क्या ये सत्या पोर्टल? मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा, वैसे ही समझना। सत्या पोर्टल की पहले फुल फॉर्म देखो, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? जो STQC लैब है उसके संचालन को आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना। आप पूछोगे STQC क्या है, तो चलो उसी की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो, स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। और ये आप कह सकते हो ये है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की एक संस्था है जिसका काम क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आईटी प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स हो गई, उनकी क्वालिटी, उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की ये जांच करता है और उनको सर्टिफिकेट देने का ये काम करता है कि हाँ भाई ये चीज़ें सेफ हैं, सर्टिफिकेट हमने दे दिया। ठीक है, तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 1980 में। अब इसी के लिए हमने ये सत्या पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये जो भी हमें काम करवाने हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग करवानी है, उनको सर्टिफिकेट देना है या उनकी क्वालिटी सर्विस करवानी है, तो ये सभी काम पहले अलग अलग स्थानों पे होते थे, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता था, पैसा ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी ये पोर्टल आ जाने से ये सारी की सारी जो सर्विसेज है, सर्टिफिकेट देना, क्वालिटी सर्विस करवाना, टेस्टिंग करवाना, ये सब चीज़ें अब एक ही स्थान पे हो सकेगी। तो एक तरह से ये वन स्टॉप पोर्टल का काम करेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टाइम कब लगेगा, मतलब काम तेज हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना प्रश्न? तो ये ध्यान रखना। प्रश्न तो छोटा सा था कि किसने लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, लेकिन समझना थोड़ा सा जरूरी था। अब नहीं भूलोगे आप। अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की अभी LEED लिस्ट आई है 2025, और भारत के बाहर, अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। तो हर साल यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये LEED लिस्ट को जारी करता है। LEED मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिज़ाइन। मतलब इसमें देखा जाता है कि किस देश में ग्रीन बिल्डिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। मतलब इसमें देखा जाता है कि किस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही है। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया? इस तरह से आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। मतलब उसमें बिल्डर ने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से खिड़कियाँ रखी हो या इस तरह से उसका डिज़ाइन किया, मतलब नेचुरल लाइट कमरों में जा रही हो, नेचुरल हवा आ रही हो, ताकि दिन में भी, जैसे अगर पैक कमरे बना लेते हैं तो दिन में भी लाइटें जलानी पड़ती है। आजकल पैक करते हैं, खिड़की दरवाजे नहीं रखते हैं, तो AC कूलर चलते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखे थे महल होते थे, उस समय तो AC कूलर होते ही नहीं थे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता था। हवा महल में जाके देखो आप, जगह जगह से हवा आती रहती है,
तो इस तरह से मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है कि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल हो, लाइटें नहीं जलानी पड़े दिन में, नेचुरल लाइट से काम चल जाए, प्राकृतिक हवा आती रहे, जब भी रेन होए तो बारिश का पानी इस तरह से इकट्ठा हुए कि हम उसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो ये हो गया ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग होती है। इसमें अमेरिका को इंक्लूड नहीं किया गया, बोला है ना अमेरिका के बाहर। इनका कहना है कि अमेरिका तो वैसे ही टॉप पर है, इसलिए हम अमेरिका को शामिल नहीं कर रहे। तो अमेरिका के बाहर के देशों की टॉप 10 रैंकिंग होती है ये। तो पहले स्थान पर चाइना को रखा, दूसरे पे भारत को रखा, तीसरे पे कनाडा को रखा है, ध्यान रखना। फिर अगले में देखो, पूछ रहे हैं जेली AIP और समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको इनकॉइस ने लॉन्च किया है। तो इनकॉइस क्या है पहले तो ये याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। इंग्लिश में बात करोगे तो फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इसकी स्थापना होती है 1999 में, मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। और आपने याद होगा पिछले साल इसके बारे में पढ़ा था कि 2025 में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया था, इसी को दिया गया था। और अभी इसी ने अपने कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल को लॉन्च किया है, वो यही है, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा इनके बारे में। एक है जेली AIP, ये एक तरह का पोर्टल है और जेलीफिश से संबंधित है, जेलीफिश की निगरानी और उनका प्रबंधन करने का काम करेगा। एक है समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, इसका काम होगा मछुआरों को वास्तविक समय में समुद्री जानकारी देना, पूर्व चेतावनी देना। और एक सिवास है जो कि एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नाम से समझ में आ रहा है, जब भी गैर चक्रवाती बाढ़ आती है, जब ज्वार भाटा आता है तो उसके बारे में यह अग्रिम चेतावनी देगा, ठीक है। तो तीनों के काम मैंने आपको समझा दिया, किसने लॉन्च किया वो बता दिया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका कि लखपति बिटिया योजना भी किसने इसको शुरू किया? तो इसको दिल्ली ने शुरू किया है। तो एक तो ये याद रखेंगे सिंपल सा, लखपति बिटिया योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगी। एक्चुअली में यहाँ पे एक योजना चलती है लाडली योजना। क्या होता है इसमें, बेटी के जन्म से जब तक वो 12वीं में एडमिशन न ले ले तब तक सरकार धीरे धीरे उसके नाम पे पैसा जमा करती है और इस तरह से टोटल 1000 रुपये जमा करती है। और जब वो बिटिया 21 साल की हो जाती है तो ये पैसा और ब्याज व्याज मिला करके जो भी बनता है वो उस बिटिया को दे दिया जाता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस राशि को बढ़ा दिया, जो 35,000 रुपये थे इसको बढ़ा करके 56,000 कर दिया। इन्होंने कहा कि बिटिया के जन्म से लेकर जब तक वो 12वीं में एडमिशन लेगी तब तक हम टोटल 56,000 रुपये जमा कर देंगे बिटिया के नाम पे। और बाद में जब वो 21 साल की हो जाएगी तो ब्याज व्याज करके उसको जो पैसा मिलेगा वो 1 लाख के ऊपर होगा, 1,20,000 रुपये। और अब इस योजना को हम लाडली योजना नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अब उस लाडली को लखपति बना दिया, तो अब उसे कहेंगे हम लखपति बिटिया योजना, ठीक है। तो योजना का उद्देश्य यही है, बेटियों को हायर एजुकेशन तक पढ़ाएं। जो माता पिता होते हैं, जो गरीब तबके के माता पिता होते हैं, जो पैसों की कमी के कारण बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, तो वो पढ़ाएं ताकि स्कूल में ड्रॉप आउट कम हो, ठीक है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना, पैसा ज़रूर ध्यान रखना, पैसे पे प्रश्न बनते हैं आजकल एग्जाम में। एक ये प्रश्न भी देखो कि अभी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 131वें स्थान पर रहा है। वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, न्याय, सुरक्षा के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें टॉप पर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड, नॉर्वे हो गया। भारत 131वें स्थान पर है टोटल 181 देशों में से। भारत का स्कोर है 0.607 और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को रखा है। पहली बार ये इंडेक्स 2017 में लॉन्च हुआ था, हर 2 साल में जारी होता है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन को बनाया गया है और दिल्ली में पहली बार ये दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी से इसका आयोजन हो रहा है और आप कह सकते हो दिल्ली का ये सबसे बड़ा खेल उत्सव है। अच्छा, इसका मैस्कॉट भी आप ध्यान रख लो, मैस्कॉट भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट है रणवीर। तो 2 बातें याद रखनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शिखर धवन को और इसका मैस्कॉट क्या है? रणवीर है, रणवीर इसका मैस्कॉट है, ठीक है। इतना साथ ध्यान रखो। फिर अगले में पूछ रहे भी राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। किनकी जयंती को मनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है 13 फरवरी, इसलिए 13 फरवरी की तारीख हमने चुना है राष्ट्र महिला दिवस के रूप में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है, वो भी याद रखना। अच्छा, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है। पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे हमने 2012 में मनाया था और इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस, ये इसकी थीम ध्यान रखना। अच्छा, एक ये नाम ध्यान रखना, भारत का रेडियो मैन किसे कहा जाता है? राम सिंह बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आते हैं ये,
हो सकता है स्टैटिक में आपसे पूछ ले, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले अभी पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा ईशान किशन बन गए हैं। तो ईशान किशन का नाम याद रखना, क्योंकि अभी T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले 50 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है उसी में इन्होंने नामीबिया के खिलाफ खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया। 20 गेंदों में 50 रन बना लिए इन्होंने, और इस तरह से T20 वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर के द्वारा बनाया गया ये सबसे तेज अर्धशतक भी है। ईशान किशन नाम है। T20 वर्ल्ड कप 2026 आपको बताइए 10वां एडिशन है, भारत श्रीलंका में हो रहा है, और ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। और इसमें बांग्लादेश ने मना कर दिया था, हमने भी भगा दिया, चल भागे थे। और आप बताओ बांग्लादेश की जगह कौन सा देश खेल रहा है? फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत के सबसे कम उम्र के मेल पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए। तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य पांडे। अब पहले तो आप ये याद रखो कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब होता है। सिंपल सा है, जब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे किसी मिशन पे, जैसे आप चांद पे चले गए किसी मिशन पे, हमने आपको चांद पे भेज दिया, तो वहाँ पर आपकी क्या स्थिति रहेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ का वातावरण अलग होगा, तो आप वहाँ पे कितने दिन तक सर्वाइव कर पाते हो, कैसे उस स्थिति में आपको काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पहले धरती पे फील कराई जाती है। वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आपको यही लगे कि आप हाँ स्पेस में आ गए, मून पे आ गए, चंद्रमा पे आ गए, मतलब जहाँ पर आपको भेजना है वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाता है और आपको उसमें रख दिया जाता है। अब आप काम करो, काम करके दिखाओ। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं। ये जिस तरह से आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाते हो ना, अभी जैसे करे कि एग्जाम एप्लीकेशन पे मैं आपकी क्विज लगवाता हूँ, मैं कहता हूँ क्विज सॉल्व करो मेरे भाई, क्विज सॉल्व करो, पीछे पड़ता हूँ। क्यों? ताकि आपको जो भी गलती करनी है वो यहाँ कर लो। जब आप क्विज लगाओगे तो क्वेश्चन को रीड करने की, ऑप्शन देखने की, ये सब आपकी हैबिट पड़ेगी। कितना स्पीड से आपको करना है, जो भी गलती होनी है, जो भी सीखना है वो आपको यहीं पे सीख लो। यहाँ पे गलती होगी कोई टेंशन नहीं है, उससे आपको सीखोगे। गलती होगी तो सीखेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में जाकर के गलती हो गई तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से हम उनको अंतरिक्ष में भेजें उससे पहले एक परीक्षण यहाँ कर लेते हैं, या ये जो भी काम उनको वहाँ पे करना है वही काम यहाँ पे करवाते हैं और देखते हैं। फिर ये कहते हैं हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, अच्छा ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो हम उससे सीखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ ये मुश्किलें आ सकती है, तो उस पर हम काम करते हैं, ताकि जब फाइनल में हम उनको वहाँ भेजें तो ऐसी दिक्कतें फिर ना आए। क्योंकि उनको वापस भेज करके फिर वो कहेंगे हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, वापस बार बार थोड़ी ना बुला के भेजेंगे, ये काम थोड़ी ना है। तो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और अभी यही हुआ, ये जो आदित्य पांड्या है इनकी मात्र उम्र है 17 वर्ष, और अभी गुजरात के धोलावीरा में एक स्पेस स्टूडियो है, आका स्पेस स्टूडियो, और यहीं पे चंद्र मिशन सिमुलेशन को पूरा किया इन्होंने, उस परीक्षण को पूरा किया, और ऐसा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के ये पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए। मतलब इस स्टूडियो में ये सेटअप तैयार किया गया चंद्रमा के जैसा, और वहाँ पर 7 दिनों तक ये रहे, परीक्षण इन्होंने पूरा कर लिया, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। ये कहने का मतलब है। और इसी तरह का एक प्रश्न आपको याद आएगा, इसरो ने लद्दाख के तसोकर घाटी में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया था, उसको होप मिशन नाम दिया था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। अच्छा, ये बुक भी कर ही लो आप, वैसे मैंने आपको बता दिया कई बार। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी, क्योंकि बुक बहुत चर्चा में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास बुक आ गई थी, उन्होंने बताया लोकसभा में, ये सब जो ड्रामा हुआ था ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो सब इस बुक के कारण ही हुआ था। फिर ये बुक लेकर के आ गए कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, बाद में सबने कहा कि बुक तो पब्लिश ही नहीं हुई, उल्टा इन्हीं को घेरे में ले लिया। वो सब छोड़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है आप तो ये बताओ, बुक आपके पास आई कहाँ से एंध लगाई आपने? इन्हीं के माथे आ गए। इनको भी कह देना चाहिए था, जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसी तरह से बुक लीक हो गई। अब आप बताओ पेपर लीक कैसे होते हैं? अच्छा, ये प्रश्न भी और ध्यान रख लो, इस बुक को पब्लिश कौन सी कंपनी कर रही है, प्रकाशक कंपनी का नाम क्या है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एक तरह का एयर एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। एक्सरसाइज का नाम इन सीटू एक्सरसाइज, एक तरह का वायुसैन्य अभ्यास है। भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, कहाँ पर? हिंद महासागर क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जलडमरू मध्य है, वहाँ पर उसके आसपास इसका आयोजन हुआ। अच्छा, ये मलक्का जो जल संधि है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखो पहले मैं आपको मैप में भी शो करता हूँ, ये आपका मलक्का स्ट्रेट रहा। अगर पूछें किसको ये जोड़ता है, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन हो गया और पैसिफिक ओशियन इधर हो गया, इसको जोड़ता है।
या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ता है। किस भूमि को अलग करता है ऐसे पूछेंगे तो मलेशिया और इंडोनेशिया का ये जो सुमात्रा द्वीप है उसको ये अलग करता है। इसी के नीचे आप देख लो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट आपको मिल जाएगा जो कि इंडियन ओशन और जावा सी को अलग करता है। और इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट आपको मिलेगा जो कि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और थाईलैंड की बात हमने करी है तो यहाँ पे ये आपको थाईलैंड मिल जाएगा। कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री अनुतिन चारनबेराकुल। और देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना वहाँ से एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है, बताओ उत्तर क्या होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑटिज्म। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज के लिए जो स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा था उस पर रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है, तो उन्होंने कहा कि ये जो थेरेपी आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑटिज्म के इलाज के लिए, इससे इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करते, इस पर रोक लगाते हैं। क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये है, प्रमाणित नहीं है। ठीक है, और स्टेम सेल थेरेपी की बात कर लें तो क्या होता है ये, तो इसमें जो हमारे स्टेम सेल होते हैं, याद रखना है स्टेम सेल ये हमारे शरीर की मास्टर सेल भी इनको कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकते हैं। तो होता क्या है, जो डॉक्टर है वो शरीर के अन्य हिस्सों से जैसे वसा या बोन मैरो से ये कोशिकाएं निकालते हैं और उनको प्रभावित क्षेत्र में इंजेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये कोशिकाएं वहाँ पर पहुँचकर जो क्षतिग्रस्त जो टूटे हुए ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको ठीक करती है। तो ये इस तरह से काम होता है। और ऑटिज्म के इलाज के लिए इनको बना कर दिया ना, तो ऑटिज्म क्या है, तो ये आप कह सकते हो मस्तिष्क से जुड़ा ही एक बीमारी है, एक विकार है। और इसके लिए एक दिवस भी होता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर एक प्रश्न ये देखो, अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी, इन्होंने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इसको खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2027। एमडीए कैंपेन क्या है सब आपको बताता हूँ। याद रखना पहले तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा है, इन्होंने कहा कि हमें 2027 तक, भारत का लक्ष्य भी है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस आप बोल दो, फाइलेरिया आप बोल दो, सब एक ही नाम है, तो इसको ख़त्म करना है 2027 तक। और उसी के लिए उन्होंने अभी ये पूरे देश में वर्ष भर चलने वाला एक सामूहिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। मतलब इसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे वो घर घर जा कर के इस फाइलेरिया यानी कि इस बीमारी से बचाव की जो भी दवाइयाँ होंगी वो घर घर जा कर के खिलाएंगे। तो इसको ख़त्म करने का लक्ष्य याद रखना 2027 है। अच्छा, अगर बात करें ये जो हाथी पाँव रोग है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आप बोलते हो, इसका रोग कारक क्या है, पैथोजन क्या है, तो वुचरेरिया बैनक्राफ्टी नामक परजीवी धागे जैसे नेमाटोड कृमि के कारण ये होता है, कीड़े के कारण होता है। और ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता कैसे है, तो मच्छरों से फैलता है, ये मच्छरों के माध्यम से। और ये प्रभावित किसको करता है, ये परजीवी हमारे शरीर के लसीका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड का भी अनावरण कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ है। तो ये भारत की पहली है म्यूजिकल रोड। अब तो आपने सभी वो गाना सुन ही लिया होगा, जय हो, मुंबई के कोस्टल रोड पे जो कि नरीमन पॉइंट से वर्ली तक जाता है, तो उसी के किनारे रोड के 500 मीटर के हिस्से में यहाँ पे रोड के किनारे इस तरह से स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं। तो जब भी कोई वाहन इन स्ट्रिप्स पे से निकलेगा और उसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर तक होनी चाहिए, तो एक गाना बज के आएगा, जय हो जैसा आपको सुनाई देगा। क्योंकि जब गाड़ी इसके ऊपर से चलेगी तो रगड़ आएगी, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से एक साउंड डेवलप होगा, और वो इस तरह से उन स्ट्रिप्स को सेट किया है कि वो जो संगीत निकलेगा वो एक मधुर संगीत होगा, वो एक शोर नहीं होगा, एक मधुर संगीत होगा। और वो आपको इस तरह से प्रतीत होगा कि स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उसका एक गाना है जय हो, नहीं सुना तो ज़रूर सुनना। तो ये सब तामझाम करने का उद्देश्य यही है कि लोग उसको एंजॉय करें, और एंजॉय के चक्कर में अपनी लोग स्पीड को धीमा करें, 70 से 80 स्पीड तक गाड़ी चलाएं। तो स्पीड को कंट्रोल करना, लोगों को इसके माध्यम से बोलना कि भैया धीरे चलाओ और मस्त गाने सुनो। अच्छा, दुनिया का पहला म्यूजिकल रोड ये बनाया था डेनमार्क ने 1995 में। अभी मुश्किल से 5-6 देश ही हैं जिन्होंने इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसे कहते हैं इनोवेशन, इसे कहते हैं प्रगति करना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को होता है, याद रखना। 12 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1958 में, इसलिए 12 फरवरी को। और ये भी याद रख लो, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह पूछेंगे तो 12 से लेकर 18 फरवरी तक होता है। थीम क्या है इसकी, थीम विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये।
एक ये भी देख लो कि थान्या नाथन सी, ये किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? केरल की। मतलब ये जन्म से ही ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है, दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद इन्होंने मेहनत की, अपनी सभी कमियों को साइड में रखा और उन्होंने वो कर दिखाया जो हम में से मैक्सिमम लोग आंखें होते हुए भी नहीं कर पाते। हम दूसरी कमियां ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे यार उसके पास देखो तो सही, आंखें नहीं है, फिर भी कर दिया उसने। ठीक है, तो ये उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के गालों के ऊपर एक तमाचा है जो हमेशा बहाने मारते रहते हैं। आप बताओ इससे बड़ा बहाना क्या मारोगे? है जिनको हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालने की आदत है। सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, सर आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है, ये हो रहा है, मेरे को याद नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करा रहे हो, इतना रिवीजन कैसे करेंगे, इतना कैसे याद होगा? अरे मत करो, कौन कह रहा है? मत पढ़ो, ऐश करो, क्यों पढ़ रहे हो? इस लड़की का नाम याद रखो। जब भी इस तरह के बहाने मारो, इस लड़की का याद रखो नाम, कि ये तो बहाना मार सकती थी ना, और इसका बहाना तो वैलिड भी था कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, और सब मानते भी बात, हाँ यार बच्ची क्या करेगी, बच्ची सिंपैथी मिल जाती बहुत। फिर याद रखना, कमज़ोर इंसान हमेशा बहाने मारता है। ठीक है, हो सकती है समस्या, हो सकता है मैं रिवीजन ज़्यादा कराता हूँ, हो सकता है आप दूसरों से कमज़ोर हो, आपको एक बार में याद नहीं होता। अरे एक बार में नहीं होता, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, कैसे याद नहीं होता? अपने आप से बोलो, इसकी ऐसी की तैसी, कैसे याद नहीं होगा? करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगा। ज़िद्दी बनो पढ़ाई के लिए। बाकी तो पूरी दुनिया में से जो नकारा लोग हैं वो बहाने मार रहे हैं, आप भी उस लाइन में आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कि अभी चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो दो भारतीय डॉक्टर है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। तो सिंपल सा याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार है, चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2017 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो सम्मान है ये मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान देने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में $1,00,000 मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया नेत्र देखभाल और मोतियाबिंद उन्मूलन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। इस बार 2 भारतीयों को दिया गया, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं और इनको भी चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। अभी अप्रैल में दिया जाएगा वॉशिंगटन DC अमेरिका में। कौन देगा? तो ये एक फाउंडेशन देगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना।